नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूं दोस्तों। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने यानी गुजराती लॉबी ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन एक तरह से कर लिया है। औपचारिक मुहर लग चुकी है। अब तमाम चुनावी प्रक्रियाओं के पूरा होने का इंतजार है, लेकिन गुजराती लॉबी ने जिसे चुना है यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जिसे चुना है, उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सन्नाटे में ला दिया है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर और दिल्ली दोनों ही कार्यालयों पर सन्नाटा पसर गया है। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक मुख्यालय जो कि नागपुर में है, वहां भी सन्नाटा पसर गया है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में भव्य इमारत में बनकर तैयार हो गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसे बनाने में 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उस भव्य मुख्यालय में एक तरह से सन्नाटा पसर गया है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो नया मुख्यालय अगर गुजराती लॉबी की चल गई भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में, तो मान कर चलिए कि बहुत ज्यादा शुभ संकेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए नहीं है दोस्तों। ये खबर मैं आपको बताऊंगा भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताऊंगा, लेकिन ये खबर तथ्यों के आधार पर होगी। इसलिए अब मैं आपको पहले बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान क्या कहता है। जी हां, एक तो देश का संविधान होता है और उसके बाद पार्टियों का भी अपना-अपना संविधान होता है। पार्टियों में भी अपने-अपने नियम कानून होते हैं, जिनके मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जिनके मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन होता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भाजपा के संविधान में तमाम चीजों का वर्णन है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी कैसे बनेगी, राष्ट्रीय परिषद कैसे बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड कैसे बनेगा, केंद्रीय चुनाव समिति कैसे बनेगी, कितने कितने अंतराल पर बैठक होनी चाहिए और कैसे पार्टी का संगठन बनना चाहिए, ये तमाम चीजें उसमें लिखी हुई है। हालांकि 2014 के बाद कई बार ऐसे मौके आए जब भारतीय जनता पार्टी की इस नई जोड़ी ने यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भाजपा के संविधान को भी तार-तार कर दिया, इस लिहाज से कि कई बार वो पार्टी के संविधान का उल्लंघन करते हुए नजर आए। ऑफ द रिकॉर्ड एक बार बीजेपी के बड़े नेता से पूछा गया था, तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि भाई पार्टी हमारी है, संविधान हमारा है, जब चाहे बदल दें, आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या तकलीफ है? पार्टी हमें चलानी है, आपको थोड़ी चलानी है। ठीक है, पार्टी उनकी है, उन्हें अपनी मर्जी से चलानी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल कैसे लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी कमी क्या है और कैसे सबसे बड़ी गलत चीज की जा रही है पार्टी के संविधान के साथ, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जब देश के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तब कोई आवाज नहीं उठ रही है, तो पार्टी के संविधान की बिसात क्या है। लेकिन मैंने सोचा कि आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के संविधान को भी ला दूं, उसके बारे में भी आपको बता दूं, फिर आगे चलूंगा, वो कहानी आपको बताऊंगा कि कौन सा वो नाम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक तरह से तय कर दिया गया है। और अगर वही नाम उसी नाम पर मुहर लगती है, तो आने वाले दिनों में संघ के लिए किस तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी के संविधान पर किस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है। आपके स्क्रीन पर मैं भारतीय जनता पार्टी के संविधान का कवर पेज दिखा रहा हूं। इस कवर पेज पे देखिए क्या लिखा हुआ है, संविधान एवं नियम। और उसके बाद मैं संविधान के अंदर चलता हूं, सीधे आपको ले चलता हूं इसके 12वें पेज पर, 12वें पन्ने पर, जो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और इसकी हेडलाइन क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। ये पार्टी के संविधान की धारा 19 में वर्णित है। अपने स्क्रीन पर देखिए, धारा 19, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। इसका जो पहला है उसमें यह बताया गया है कि अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य होंगे उसकी धारा अलग है कि कौन-कौन से व्यक्ति राष्ट्रीय परिषद के सदस्य होंगे, और प्रदेश परिषदों की उसमें जो शामिल सदस्य होंगे उसकी भी अलग-अलग धारा है कि उसमें कौन-कौन से लोग शामिल होंगे। और चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कराया जाएगा। और धारा 19 का तीसरा जो खंड है
वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो भी आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, पढ़ के भी सुना रहा हूं आपको, सुनिएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकेगा जो कम से कम 4 अवधियों तक सक्रिय सदस्य और कम से कम 15 वर्ष तक प्राथमिक सदस्य रहा हो। दोबारा बता देता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है या राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है पार्टी के अंदर जो कम से कम 4 अवधियों तक सक्रिय सदस्य रहा हो या कम से कम 15 वर्ष तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो। निर्वाचक मंडल में से कोई भी 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की अर्हता रखने वाले व्यक्ति के नाम का संयुक्त रूप से प्रस्ताव कर सकेंगे। यह संयुक्त प्रस्ताव कम से कम ऐसे 5 प्रदेशों से आना जरूरी है जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हो। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की स्वीकृति आवश्यक होगी। तो ये तो मैंने आपको संविधान का जिक्र कर दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में सर्वसम्मति के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की परंपरा रही है। नितिन गडकरी के समय पर 2013 में यशवंत सिन्हा ने जब सिर्फ नामांकन का पत्र खरीद लिया था, तभी भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई थी और उसका सहारा लेकर नितिन गडकरी पर यह दबाव डाला गया कि वो दोबारा से पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने, जबकि इससे पहले हरियाणा में हुई पार्टी की बैठक में, पार्टी की अहम बैठक में संविधान को बदल दिया गया था सिर्फ इसलिए कि नितिन गडकरी को दोबारा लगातार दूसरी बार पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सके। अब नियम यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रह सकता है, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जेपी नड्डा को दूसरा कार्यकाल बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। तो जब जेपी नड्डा को दूसरा कार्यकाल नहीं दिया जा रहा है, तो फिर किसको अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है? यह बताने से पहले मैं बता दूं कि जेपी नड्डा का कार्यकाल कैसे बढ़ाया गया। 2019 लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह। अमित शाह मोदी सरकार में गृह मंत्री के तौर पर शामिल हो गए। उसके बाद अध्यक्ष की जिम्मेदारी जेपी नड्डा साहब को दी गई। जनवरी 2020 में उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया। इस लिहाज से उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो गया था। लेकिन जनवरी 2023 में दिल्ली में जो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस बैठक में जेपी नड्डा के कार्यकाल को लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए जून 2024 तक बढ़ा दिया। यानी जनवरी 2023 में ही उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया और इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद की। लेकिन जून 2024 के बाद उनका कार्यकाल कब बढ़ाया गया, किसने बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, उसके बारे में कोई सार्वजनिक सूचना या सार्वजनिक प्रेस रिलीज नहीं है। संघ का प्रेशर बढ़ता रहा क्योंकि संघ अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहता था। तो यहां जेपी नड्डा का कार्यकाल अघोषित तौर पर बढ़ाया जाता रहा, कभी तकनीकी प्रक्रिया का हवाला देते हुए, कभी सदस्यता अभियान का हवाला देते हुए, कभी पार्टी संविधान के उस प्रावधान का हवाला देते हुए जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी करवाया जाएगा जब इस देश के आधे से अधिक राज्यों में प्रदेश संगठन का गठन हो जाएगा, यानी प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा। और ये करते करते पहले नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी और अब यह खबर आ रही है कि ये चुनाव मार्च तक के लिए टल गए हैं। इससे पहले मैंने अपनी स्टोरी में बताया था कि ये कहा गया, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की तरफ से आरएसएस मुख्यालय ये संदेशा पहुंचाया गया कि मार्च के पहले सप्ताह में हम भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम का ऐलान कर देंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है अमेरिका से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उड़ने से पहले ही भारत में यह खबर प्लांट करवा दी गई कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होली से पहले किया जाएगा। यानी अब जो नई डेडलाइन आ गई है वो 14 मार्च आ गई है। और क्या कहा जा रहा है, इसको लेकर एक साथ कई अखबारों में, कई वेबसाइट पर ये खबरें छपवाई गई हैं, कई न्यूज चैनल की वेबसाइट पर ये खबरें छपवाई गई हैं। जब एक ही खबरें एक साथ कई जगह नजर आए तो या तो वो खबर एजेंसी की होती है या उस खबर को प्लांट करने वाला व्यक्ति कोई एक ही होता है, या उस खबर को प्लांट करने वाला व्यक्ति पार्टी के शीर्ष स्तर का एक नेता है। फिलहाल उस नाम का खुलासा मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन किस तरह से खबरें छपी, किस तरह से खबरें छपवाई गई, वो सुनकर सोचकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या इस खबर को छपवाने से पहले किसी ने ये भी नहीं सोचा कि पार्टी के संविधान को एक बार पढ़ ले, पार्टी के संविधान को एक बार देख ले, पार्टी का संविधान कहता क्या है ये एक बार देख ले। ये तमाम चीजें आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि देश की सत्तारूढ़ पार्टी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कैसे चला रही है। दोस्तों अब देखिए
किस तरह से खबरें छपी, क्या-क्या कहा गया? ये कहा गया कि फरवरी 2025 तक 18 राज्यों में, जो मैंने प्रदेश अध्यक्ष वाली बात कही, पार्टी का संविधान ये कहता है, फरवरी 2025 तक 18 राज्यों में चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी, यानी मार्च के पहले सप्ताह में, और 14 मार्च से पहले यानी होली से पहले पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। अगर सिर्फ यहीं तक खबर सीमित रहती तो मान के चलते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को झांसा देने के लिए या टाइम पास करने के लिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने डेट आगे बढ़ा दी, चुनाव की तारीख खिसकवा दी। वैसे भी वो तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो चीजें कही गई वो चीज बड़ी चौंकाने वाली है दोस्तों। ये कहा गया कि पार्टी दक्षिण भारत में अपने संगठन का विस्तार करने के लिए इस बार साउथ इंडिया से यानी दक्षिण भारत से किसी व्यक्ति को, किसी नेता को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। और क्या तर्क दिया गया कि इससे पहले जो दक्षिण भारत से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, आखिरी बार वो 2002 में वेंकैया नायडू बने थे, जो 2002 से 2004 तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, और 2004 के बाद यानी 21 सालों में कोई भी दक्षिण भारत का व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो इस बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो दक्षिण भारत से चुना जाएगा। अब दक्षिण भारत से जिन नामों के बारे में छपवाया जा रहा है उसको लेकर भी आप अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर क्या तर्क दिए जा रहे हैं, किस तरह से तर्क दिए जा रहे हैं। जो पहला बड़ा नाम छपवाया जा रहा है वो आंध्र प्रदेश यानी संयुक्त अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय एन.टी. रामाराव की बेटी डी पुरंदेश्वरी का छपवाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश से आती है। सोचिए अब जरा, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तेलुगु देशम पार्टी के साथ है, चंद्रबाबू नायडू के साथ है, और जिनके 16 सांसदों के बल पर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। उस आंध्र प्रदेश से अगर आप पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को बना ले, क्या वो दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में, अपने गृह राज्य में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर पाएगा? क्योंकि जैसे ही आप भाजपा को मजबूत करेंगे, टीडीपी कमजोर होती हुई नजर आएगी, और टीडीपी कमजोर होगी, टीडीपी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होगा, तो वो सरकार से बाहर हो जाएगी। उनके 16 सांसदों के बल पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो क्या एक दक्षिण भारत के राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को गिरवाना पसंद करेंगे? कतई नहीं करेंगे। दूसरा नाम जो कहा जा रहा है, तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई का कहा जा रहा है। अब तमिलनाडु आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से सूखा प्रदेश माना जाता है। सूत्र यहां तक बताते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2024 का लोकसभा चुनाव तमिलनाडु से ही लड़ना चाहते थे, लेकिन जब उनके पास सर्वे की रिपोर्ट आई, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर है, तो उन्होंने तमिलनाडु से लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा छोड़ दिया और वापस वाराणसी अपनी पुरानी संसदीय सीट पर ही पहुंच गए थे। अब के अन्नामलाई के साथ एक दिक्कत और भी है। मैंने जो आपको भारतीय जनता पार्टी का संविधान बताया था, क्यों बताया था? भारतीय जनता पार्टी का संविधान एक बार फिर से बता देता हूं। क्या कहता है कि कम से कम 15 वर्ष तक प्राथमिक सदस्य रहा हो, या फिर कम से कम 4 अवधियों तक सक्रिय सदस्य रहा हो। अब के अन्नामलाई, जहां तक मेरी जानकारी है, कि वो भारतीय जनता पार्टी के संविधान के इस मापदंड को पूरा नहीं करते हैं। ऐसे में इन दो नामों को प्लांट करने का या इन दो नामों को छपवाने का, इसके साथ साथ दक्षिण भारत के कुछ और भी नाम छप रहे हैं, लेकिन जितने नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये वही नाम है जिनको भारत की राजनीति में, अपने अपने राज्यों की राजनीति में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने मजबूत किया। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदमी तो कतई नहीं है। अब जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये चाहता है कि पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो उनकी पसंद का हो, वो जेपी नड्डा की तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए यस सर कहने वाला व्यक्ति ना हो, तो ऐसे में क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जानबूझकर दबाव डलवाने के लिए इस तरह की खबरों को छपवाया जा रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल, एक अजीब सी चीज छापी जा रही है। ये तर्क दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति, मैं फिर से याद दिला देता हूं, जनवरी 2023 में ये कहते हुए जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाकर जून 2024 तक कर दिया गया था कि लोकसभा चुनाव है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने दिया जाए। कहां जनवरी 2023, कहां जून 2024? अब वही तर्क एक बार फिर से दिया जा रहा है कि अब जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, 3 साल का कार्यकाल होगा, यानी मार्च में अगर वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालेंगे तो मार्च
2028 तक वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल के कार्यकाल के लिए रहेंगे, लेकिन उनका कार्यकाल लोकसभा चुनाव यानी 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ये इसलिए छपवाया जा रहा है ताकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरएसएस के मुखिया सर संघचालक मोहन भागवत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। क्यों? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह मानना रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बैठकों में यह तर्क दिया कि अभी जो अध्यक्ष बनाया जाएगा गुजराती लॉबी से अलग हो, युवा चेहरा हो, नया चेहरा हो, पार्टी के लिए समर्पित रहा हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से रहा हो तो और अच्छी बात है। लेकिन ये जो नेता बनेंगे ये 2028 तक के कार्यकाल के लिए बनेंगे और आरएसएस की सोच ये रही है कि 2028 में यानी लोकसभा चुनाव से 1-1.25 साल पहले देवेंद्र फडणवीस को पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी 2029 के लोकसभा चुनाव का चेहरा बनाकर वो दिल्ली की राजनीति में भेज दे। इससे पहले संघ ने इसी तरह का प्रयोग नितिन गडकरी के साथ किया था, लेकिन समय से पहले कर दिया था। इसलिए नितिन गडकरी के खिलाफ दिल्ली में जो साजिश हुई, जो षड्यंत्र हुई, वो कामयाब हो गए। नितिन गडकरी जीत नहीं पाए। उसके लिए नितिन गडकरी से ज्यादा आरएसएस के एक बहुत बड़े नेता भी जिम्मेदार रहे। और दिल्ली में तो लाल कृष्ण आडवाणी का गैंग हो या उनके करीबी नेता हो, गुजराती लॉबी की बात भी कही जा रही है, इन सभी के सामने नितिन गडकरी हार गए और पिछड़ गए और पिछड़ते चले गए। और अब वो लगातार तीसरी बार मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल है। तो संघ ये चाहता था कि इस बार जो अपने पत्ते खोले यानी देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली की राजनीति में भेजे तो लोकसभा चुनाव से 1-1.25 साल पहले भेज दे, ताकि दिल्ली की लॉबी को देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ षड्यंत्र करने का मौका ना मिले। संघ की इस सोच को फ्लॉप करने के लिए अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने नया दांव खेल दिया कि अब जो अध्यक्ष बनेगा ये 3 साल का कार्यकाल 2028 तक तो पूरा करेंगे, लेकिन इन्हीं व्यक्ति को यानी जो पार्टी का अध्यक्ष बनेगा उनके कार्यकाल को 2029 के लोकसभा चुनाव तक उसी तरह से बढ़ा दिया जाएगा जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। यानी भारतीय जनता पार्टी ने संघ पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है कि अगर आपको देवेंद्र फडणवीस को बनाना है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो दिलवाइए इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से और भेज दीजिए दिल्ली, बना दीजिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। यानी संघ की पूरी योजना को फेल करने का, पूरी योजना को फ्लॉप करने का ये प्लान लेके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा आई। पहले वो लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टालते रहे, टलवाते रहे, और जब अब उन्हें लगा कि संघ मानने को तैयार नहीं है तो कुछ नामों को प्लांट किया जा रहा है। और इन नामों के पीछे जिस तरह की खबरें छपवाई जा रही है, सीधा सीधा आरएसएस पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय में भी आपकी पसंद का व्यक्ति बैठे और महाराष्ट्र में आप ही की पसंद का व्यक्ति वहां का मुख्यमंत्री बनकर भी बैठा रहे। ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक पद चुन लीजिए, क्या चाहिए वो बता दीजिए। अगर देवेंद्र फडणवीस को केंद्र की राजनीति में लाना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर ले आइए। जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच अब पार्टी के अगले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर घमासान तेज होने वाला है। और जैसा कि मैं कहता हूं ना, यहां हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परीक्षा की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बहुत पुराने दिग्गज और वरिष्ठ नेता, नहीं कहता मैं उनको, कार्यकर्ता कहता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि मोहन भागवत की ये सबसे बड़ी परीक्षा है कि जितने मजबूत दौर में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया बनकर आए थे कि उन्होंने आडवाणी जैसे कद्दावर दिग्गज नेता को किनारे लगा दिया था, ठिकाने लगा दिया था। अब अपने कार्यकाल के अंतिम क्षणों में वो आरएसएस को उतना ही मजबूत बनाकर रिटायर हो पाते हैं या फिर आरएसएस का भी सरेंडर करके चले जाते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के सामने। तो मोहन भागवत की बड़ी परीक्षा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक की बड़ी परीक्षा, और ये भारतीय जनता पार्टी के अगले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद साफ हो जाएगा कि मोहन भागवत पास हुए या फेल हुए। इस पर मुझसे ज्यादा नजरें या आप लोगों से ज्यादा नजरें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन लाखों कार्यकर्ताओं की टिकी हुई है जो ये चाहते हैं कि संघ हमेशा भाजपा से ऊपर रहे। नरेंद्र मोदी आएंगे और जाएंगे, अमित शाह जैसे नेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन नागपुर का इकबाल बना रहना चाहिए, आरएसएस की बुलंदी बनी रहनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को आरएसएस मुख्यालय पर जाकर सर झुकाना ही चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।